Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is SDLC, which is System Development Life Cycle. इसका मतलब है कि जब भी हमने किसी सिस्टम को डेवलप करना होता है तो उसको डेवलप करने के लिए हमें जिन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है इसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ना डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक कलेक्शन होता है या फिर मजमुआ होता है जो कि आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए जब मिलकर काम करते हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। इसी तरह किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हम जिन स्टेप्स से गुजरते हैं उसे हम कहते हैं SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। SDLC is a set of different phases that are performed to develop a system. अब ये क्या है? SDLC है हमारे पास डिफरेंट फेजेस का सेट है जो कि किस लिए इस्तेमाल होती हैं? टू डेवलप अ सिस्टम, एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब हमारे पास SDLC की 7 फेजेस हैं। मतलब किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें 7 फेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट हमारे पास है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस, उससे अगली है सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस। इन 7 फेजेस के गुजरने के बाद हमारा एक सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। तो फर्स्ट फेज जो है वो है हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें ना हम क्या करते हैं, हम जो सिस्टम बनाने जा रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक कस्टमर होता है जो कि हमें ऑर्डर देता है कि आपने हमें ये सिस्टम बना कर देना है। तो हम क्या करते हैं, उस पर ना जो सिस्टम हम बनाने जा रहे होते हैं उस पर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि हमारे पास SDLC की फर्स्ट फेज़ है। उसमें हम क्या करते हैं, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे होते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं। हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वाई वी आर गोइंग टू डेवलप दैट सिस्टम। मतलब क्या प्रॉब्लम थी कस्टमर को कि उसने हमें न्यू सिस्टम बनाने का ऑर्डर दिया है। तो इस फेज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है। और जब हम प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, तो हमारे लिए एक नया सिस्टम बनाना आसान हो जाता है। लेकिन लेट्स सपोज कि आपने प्रॉब्लम को ही क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं किया और इन 7 फेजेस से गुजरने के बाद आप चाहे जितना भी अच्छा सिस्टम बना लें तो वो कभी भी कस्टमर या आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आपने जब प्रॉब्लम को समझा ही नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, राइट? उसके बाद ना हम इसी फेज़ में उस सिस्टम की ना पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं कि जो कस्टमर ने हमें सिस्टम बनाने को कहा है, क्या वो सिस्टम हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है। चाहे वो हम कॉस्ट के लिए देखें कि मतलब क्या हम विद इन बजट रहते हुए इस सिस्टम को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और विद इन टाइम फ्रेम हमारे पास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर वो कस्टमर हमसे कहे कि ये सिस्टम जो है आपने हमें विद इन 3 मंथ बना के देना है और हम बना कर दें 6 मंथ में, तो फिर ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटी को चेक करना है कि क्या हम विद इन टाइम फ्रेम प्रोजेक्ट को या सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं, और जो कॉस्ट है हम अपने बजट के अंदर रहते हुए उसको कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। और उसके अलावा हम इसमें ये देखते हैं, टेक्निकल पॉसिबिलिटी को भी चेक करते हैं कि जो हमने सिस्टम बनाना है उसको बनाने के लिए क्या हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है या नहीं है, हमारे पास उतने हार्डवेयर हैं या हार्डवेयर हैं या नहीं है, सॉफ्टवेयर्स चेक करते हैं। हम इसके अलावा अपने प्रोग्रामर्स डेवलपर्स को भी चेक करते हैं कि क्या इस सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास उतने लोग हैं या नहीं है। उसके बाद जब हम पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट फेज पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है सिस्टम एनालिसिस। अब ना हम इसमें क्या करते हैं,
हम पहले से मौजूद सिस्टम, जिसको हम एग्जिस्टिंग या करंट सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इससे पहली फेज़ में हम न्यू सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं कि कस्टमर ने हमें एक न्यू सिस्टम बनाने के लिए दिया। ऑब्वियसली उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एक सिस्टम वर्किंग कर रहा होगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करवाने के लिए उसने हमें एक न्यू सिस्टम बनाने के लिए कहा है। तो हम पहले से मौजूद सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि वो एक्चुअल में कस्टमर को क्या क्या फंक्शनैलिटीज़, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए एक न्यू सिस्टम बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल चुका होता है कि वो ऑलरेडी कौन से फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है और हमने उसको कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं। तो इसको हम इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि उसको कौन कौन से फंक्शंस चाहिए, कौन कौन से फीचर्स चाहिए। जब हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर लेते हैं तो हम ना अपनी नेक्स्ट फेज पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, जो हमने यूज़र की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट गैदर की थी, उनके अकॉर्डिंग ना हम एक लेआउट बना लेते हैं, सिस्टम का एक स्ट्रक्चर या फिर जिसे हम ढांचा कहते हैं वो हम बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जैसे एक ये तो एक सिस्टम की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक कैलकुलेटर बनाना है तो आप उसके सिस्टम डिज़ाइन की फेज़ में क्या करेंगे, आप उसके 0 to 9 बटन्स बनाएंगे, उसमें प्लस का बटन डालेंगे, माइनस का, इसी तरह स्टेरिक का बटन डालेंगे, इसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन बनाएंगे। तो ये क्या है, ये एक ना इसका एक इसका लेआउट है, राइट। तो जब आप लेआउट उसका बना लेते हैं, मतलब उसका एक डिज़ाइन बना लेते हैं। अब ये डिज़ाइन ना हमारे पास दो तरह से होता है, एक होता है लॉजिकल डिज़ाइन और दूसरा होता है हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन। जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है ना, उसमें आप ये देखते हैं कि जो आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करेगा, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे। और जो फिजिकल डिज़ाइन होता है उसमें आप ये देखते हैं कि आपने जो लॉजिकल डिज़ाइन में सोचा कि हमारे सिस्टम में ये फंक्शंस होने चाहिए, वो एक्चुअल में फंक्शंस कैसे हासिल होंगे, कैसे वो काम करेंगे, वो हम किस में देखते हैं, फिजिकल डिज़ाइन में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिस्टम कोडिंग। जब हम डिज़ाइन बना लेते हैं ना, तो डिज़ाइन के बाद हम क्या करते हैं, उस पर ना कोडिंग करते हैं, मतलब इसको हम प्रोग्रामिंग फेज़ भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस पर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। जो फॉर एग्जांपल जैसे ये कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर का आपने डिज़ाइन बना लिया, उसके बाद जब आप कोडिंग फेज़ पर आएंगे तो आपने क्या करना है, हर एक बटन पर एक कोडिंग परफॉर्म करनी है, उस पर प्रोग्रामिंग करनी है बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। अब इसमें ना कोडिंग फेज़ में ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, हम उसको ना छोटे छोटे से मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। और ये मॉड्यूल्स जो हैं डिफरेंट प्रोग्रामर्स में ना डिवाइड कर दिए जाते हैं कि आपने इस मॉड्यूल पर काम करना है, आपने इस मॉड्यूल पर कोडिंग करनी है, आपने इस पर कोडिंग करनी है। जब वो डिफरेंट प्रोग्रामर्स डिफरेंट मॉड्यूल्स पर कोडिंग कर लेते हैं तो फिर एंड पे हम क्या कर लेते हैं, इन सारे के सारे मॉड्यूल्स को मिलाकर हम क्या कर लेते हैं, पूरे का पूरा एक प्रोग्राम बना लेते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट फेज पर आते हैं, जो कि हमारे पास है सिस्टम टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम ना अपने बनाए गए सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं, ये श्योर करने के लिए कि जो हमने न्यू सिस्टम बनाया है क्या वो एक्यूरेटली फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने सिस्टम बनाया होता है ना, उसको हम हर एंगल से चेक कर रहे होते हैं, हम सैम्पलिंग डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा पुट करके देखते हैं, गलत एंट्रीज परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो एरर्स को डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम में गलत डेटा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सिस्टम बनाया और उसमें एक साइन अप का पेज है और उसमें एक हमारे पास फील्ड है फ़ोन नंबर की, राइट। अब अगर यूज़र ने इसी फ़ोन नंबर में अपना नेम लिख दिया, जैसे मैंने सिद्रा लिख दिया, ठीक है, तो अब अगर आपने उस पर कोडिंग सही तरीके से की होगी तो वो जैसे ही यूज़र साइन अप करने लगेगा तो वो सिस्टम उसको ना एक अलर्ट करेगा कि आपने गलत डेटा इंटर किया है यहाँ पर फ़ोन नंबर की जगह,
तो ऑब्वियसली यूज़र उसको क्या कर लेगा, करेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने कोडिंग इस पर सही नहीं की तो वो क्या करेगा, वो गलत डेटा जो है एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब फ़ोन नंबर की बजाय नाम जो है उसका चला जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा को यूज़ करते हुए चेक करते हैं कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो एरर्स को डिटेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। और ये जो सिस्टम टेस्टिंग होती है ना, ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं, जो एरर्स हैं, जो बग्स हैं, वो सामने आ सके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ होती है, क्योंकि इसके बाद जो है हमने इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करना होता है। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग सही तरीके से कर ली तो ऑब्वियसली जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पर जाएंगे तो हम रियल इन्वायरमेंट में जब अपने सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें बहुत कम बग्स आएंगे और उन्हें ईजीली रिमूव किया जा सकेगा। अब ये जो टेस्टिंग है ना, ये हमारे पास इसके दो तरीके होते हैं। एक हम यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग भी करते हैं। अब हम ये अपने प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम इन फेजेस को वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद जब हम सिस्टम टेस्टिंग कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमने एक न्यू सिस्टम बनाया होता है उसको जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाया होता है उसमें जाके हम क्या करते हैं, उसके रियल इन्वायरमेंट में उस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। और फिर जब हम सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर ना डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग ओरिजिनल डेटा। पहले हम इसमें क्या कर रहे थे, सिस्टम टेस्टिंग में ना हम सैम्पलिंग डेटा यूज़ कर रहे थे, हम मतलब डिफरेंट डेटा, कोई भी डेटा हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में जब हम सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल डेटा जो वाकई उसका एक्चुअल डेटा होता है वो यूज़ करते हुए सिस्टम को चेक करते हैं कि क्या सिस्टम जो है वो सही से वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, राइट। और फिर हम क्या करते हैं, जो अब कस्टमर ने हमें एक नया सिस्टम बनाने के लिए कहा था, ऑब्वियसली उसके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एक सिस्टम वर्क कर रहा था। तो हमने क्या करना होता है कि उस सिस्टम से डेटा लेकर इस सिस्टम में हमने क्या करना होता है, माइग्रेशन करनी होती है। मतलब डेटा की हम माइग्रेशन करते हैं, उस सिस्टम से डेटा निकाल के इस सिस्टम में डालते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। और उसके अलावा सिर्फ काम इम्प्लीमेंटेशन में यही नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम होती है, जो उसके वर्कर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने एक्चुअल में सिस्टम को किस तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद जब हमारी सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो हम मेंटेनेंस फेज़ पर आ जाते हैं। ये जो हमारे पास मेंटेनेंस है ना, इसको हम ऑन गोइंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके लिए सिस्टम बनाया गया होता है उसको इंस्टॉल कर लिया जाता है, तो सिस्टम मेंटेनेंस को हम ऑन गोइंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम की ना परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। और इसमें ना एक चीज़ आ जाती है, अपडेशन। अपडेशन का मतलब होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अपडेटेड वर्जन होते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम कुछ फीचर्स जो हैं पुराने वो हम निकाल देते हैं और न्यू फीचर्स जो हैं उसमें ऐड करते रहते हैं। तो अब इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जब सिस्टम मेंटेनेंस में आती है तो वो क्या करती है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, अपडेशन कहते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इन सारों फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो जस्ट फेजेस हैं, अब आगे इनकी सब फेजेस हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।